Good afternoon, all the students. I welcome you all for amazing section for the 12th class students. तो मैं तुम सबका वार्म वेलकम करता हूँ स्टूडेंट्स। हमारे पास जो सेशन है ये बहुत अमेजिंग होने वाला है, बहुत मज़ा आएगा और हम केमिस्ट्री को लर्न करेंगे स्टूडेंट्स, रट्टेबाजी नहीं करेंगे। देखो मैं बहुत सालों से टीचिंग में हूँ और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। जो फंडामेंटल्स हैं स्टूडेंट, उन्हें हमें समझना है। केमिस्ट्री याद करने तो बाद की बात है, पहले समझ तो लो। और मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं डी कोड कर दूंगा सारी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी किताब को। देखो एनसीईआरटी ये किताब एक अच्छी किताब है जिसके बेस पे हम अपने पेपर्स लिखने जा रहे हैं, लेकिन हमें हर लाइन को समझना है, हर वर्ड को समझना है। केमिस्ट्री में बेसिक कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा हैं, हमें उनको अंडरस्टैंड करना है स्टूडेंट। याद तो बाद में करेंगे, अंडरस्टैंडिंग इज द फर्स्ट थिंग स्टूडेंट। वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इसी के लिए ही आज का जो मेरा इंट्रोडक्टरी सेशन है स्टूडेंट्स, आज आपके बोर्ड के ऊपर मैं एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर इंट्रोडक्शन लेक्चर दे रहा हूं, जिसे मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहता हूं। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को कॉल किया और कहा कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत डिफिकल्टीज आ रही हैं, आप कुछ तरीका बताओ कि कैसे हम रिएक्शंस को याद करेंगे और कैसे हम समझ पाएंगे कि रिएक्शन कैसे होती हैं। तो आज का जो मेरा लेक्चर है स्टूडेंट्स, वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर है, वो बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर है कि ऑर्गेनिक की जो रिएक्शंस होती हैं स्टूडेंट, उनको कैसे अंडरस्टैंड किया जाए और वो क्यों होती हैं और वो कैसे होती हैं स्टूडेंट्स। तो मैं ये सारे लाइव सेशंस रहेंगे तुम्हारे साथ, तुम मेरे से क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो स्टूडेंट्स। और आप जब कभी भी कोई डाउट है तो मुझे रोक सकते हो, जल्दबाजी नहीं है। तो हर सेशन हमारा इंपॉर्टेंट होगा, इंटरेस्टिंग होगा और जैसे जैसे हमारे लेक्चर बढ़ते जाएंगे और भी अच्छे से अच्छे टॉपिक्स आपके सामने आएंगे। ऑलरेडी मैं केमिस्ट्री के 400 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब चैनल में, आप उनको सुन सकते हैं, वो मैं बता दूंगा। तो आपके लिए जो आज का सेशन है, देखो हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक मेरा है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर है स्टूडेंट। मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो रिएक्शंस होती हैं वो कैसे होती हैं, इसे मैं बोल रहा हूँ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह रहा हूँ स्टूडेंट। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर है। क्या है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो स्टूडेंट्स कि रिएक्शंस होती हैं, आपको पता है भाई एक ऑर्गेनिक रिएक्शन हो रही है, वो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, और इसकी के बारे में जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब कोई मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक का कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इसको हम क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। ये हमारा सबस्ट्रेट है स्टूडेंट। अब इसके ऊपर कोई रिएजेंट आके अटैक करेगा, क्या करेगा? अटैक करेगा, उसे बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट। क्या बोलते हैं? अटैकिंग रिएजेंट स्टूडेंट्स। देखो मेरे पास एक ऑर्गेनिक का मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर एक रिएजेंट आके अटैक करने जा रहा है, इसे कहते हैं अटैकिंग रिएजेंट। अब इसके बाद क्या होने वाला स्टूडेंट? ये एक इंटरमीडिएट फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? इंटरमीडिएट फॉर्म करता है। अब ये जो इंटरमीडिएट्स होते हैं स्टूडेंट, इनको मैंने ऐसे दिखाया है, देखो एक ब्रैकेट सी लगाई है। केमिस्ट्री के अंदर आप देखोगे ये ब्रैकेट जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगाऊंगा स्टूडेंट, तो ये शो करेगा कि ये कोई इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट क्या होता है, मतलब समझना है, हमें समझना है केमिस्ट्री को, कोई रट्टेबाजी वाली बात नहीं है। ये इन बिटवीन रिएक्शन के बनेगा, ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बहुत शॉर्ट लाइफ होती है इनकी। क्या होती है? शॉर्ट लाइफ होती है स्टूडेंट, बहुत ही थोड़े समय के लिए बनते हैं और ये अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं और ये रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। तो ये क्या करेंगे? जैसे ही बनेंगे स्टूडेंट, ये कोई प्रोडक्ट्स फॉर्म करेंगे। क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट्स। और साथ में ये बनाते हैं बाई प्रोडक्ट्स। आपको पता है कि केमिस्ट्री की जब रिएक्शंस मैं लिखता हूं स्टूडेंट्स,
कोई भी रिएक्शन मैं लिखता हूं केमिस्ट्री के अंदर स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, आपने कहा सर येलो एल्काइल हैलाइड, तो मैंने एक रिएक्शन लिखी है स्टूडेंट्स, दिस इज माय एल्काइल हैलाइड, मैंने इसको रिएक्ट कर दिया NaOH एक्वस के साथ। किसके साथ रिएक्ट कर दिया? NaOH एक्वस के साथ। तो देखो कि ये रिएक्शन तुम्हें ऑलरेडी पता है, कि ऐसा नहीं कि तुम्हें नहीं पता, मैं समझता हूँ तुम काफी इंटेलिजेंट हो स्टूडेंट्स और काफी कोर्स करते हो। तो ये क्या बनने वाला है स्टूडेंट, देखो ये अल्कोहल बन रहा है मेरा, और साथ में क्या बन रहा है, यहाँ पे मैंने अल्कोहल बनाया है और ये Br है और OH है, तो ये Br Na के साथ चले जाए, NaBr बन गया। तो देखो कि यहाँ पर ये मेरा प्रोडक्ट बना है स्टूडेंट, ये क्या बना है, मेरा प्रोडक्ट बना है, और ये मेरा एक बाई प्रोडक्ट है, इसे बाई प्रोडक्ट कहते हैं, इसे प्रोडक्ट कहते हैं स्टूडेंट्स। तो एक रिएक्शन हुई है स्टूडेंट, मैंने एक रिएक्शन लिखी है, तो मैं कह रहा हूं ये जो था ना मेरा स्टूडेंट, ये एक मेरा सबस्ट्रेट है, ये क्या है, सबस्ट्रेट है, इसने रिएक्शन की है, इसके ऊपर एक रिएजेंट आया है, अटैकिंग रिएजेंट, यहां पर मुझे दिख रहा है OH माइनस, देखो OH माइनस एक अटैकिंग रिएजेंट का था यहां पर, उसने इसके ऊपर अटैक किया है कार्बन के ऊपर, और एक प्रोडक्ट बना है ये वाला, और एक बाई प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट बना है स्टूडेंट्स। तो यहां पर आपको एक समझ में आई कि एक रिएक्शन हुई है, क्या हुई है, एक ऑर्गेनिक रिएक्शन मैंने बताई आपको हुई है स्टूडेंट्स, जिसमें एक सबस्ट्रेट है, एक सबस्ट्रेट है, उसके ऊपर एक अटैक हुआ है अटैकिंग रिएजेंट का, और फिर प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट बने हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसे रिएक्शन क्यों होती है, कैसे होती है, और अभी ये जो रिएक्शन होती है हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कहते हैं एक रिएक्शन मैकेनिज्म होता है स्टूडेंट, क्या होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म। देखो अगर हमें ये रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आ गया स्टूडेंट्स, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी बहुत आसान। और अगर रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में नहीं आया तो आप कहोगे सर जी इतनी सारी रिएक्शंस को रट्टा कैसे लगाऊं, अरे मैंने कहा रट्टा तो लगाना ही नहीं, केमिस्ट्री को समझना है स्टूडेंट, समझना है, रिएक्शंस को समझना है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है स्टूडेंट्स, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। हम ये कह रहे हैं जब कोई रिएक्शन होगी तो उसके कुछ स्टेप्स होंगे, क्या होंगे, स्टेप्स होंगे रिएक्शन के स्टूडेंट्स, तो इन स्टेप्स को समझना है। इसी के जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं हम उसे रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स, कि कौन से स्टेप्स हैं, एक स्टेप में रिएक्शन नहीं होती स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये ऑर्गेनिक, देखो यहाँ पर हम शो कर रहे हैं एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है स्टूडेंट, लो इसका कलर मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पर ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसे मैंने सबस्ट्रेट का स्टूडेंट, इसके ऊपर एक अटैक होने वाला है अटैकिंग रिएजेंट का, और ये बनाएगा एक इंटरमीडिएट स्टूडेंट। ये इंटरमीडिएट अनस्टेबल होते हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं। कौन से इंटरमीडिएट होते हैं अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, किस टाइप से इंटरमीडिएट बनेंगे, और फिर ये प्रोडक्ट बनाते हैं और बाई प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया था, इट इज अ रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स विद एक्वस एल्कली, जो कि एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हम ये सारी स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक एग्जांपल था। वो भी दो टाइप की होती हैं, SN2 और SN1। ये जब हम हेलो एल्केन्स का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको बताएंगे। अभी के लिए हमने ये बताया कि रिएक्शन कैसे होती है, एक रिएजेंट आया उसने अटैक किया और एक इंटरमीडिएट बना, प्रोडक्ट बना और बाई प्रोडक्ट बना। अब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और क्यों बनेगा, ये डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स पे। हम ये कह रहे हैं कि साइंस ये कहती है कि जो चीज ज्यादा स्टेबल होती है स्टूडेंट्स वो ज्यादा फॉर्म होगी, जो चीज लेस स्टेबल है दैट विल बी फॉर्म्ड लेस। Something is more stable students, it will be formed more. Something is less stable, it will be formed less. तो प्रोडक्ट्स जो होते हैं स्टूडेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम देखोगे वो लिखता है मेजर प्रोडक्ट्स, क्या लिखता है, मेजर प्रोडक्ट, और क्या वो लिखता है, माइनर प्रोडक्ट्स। दो टाइप के प्रोडक्ट्स आप देखेंगे केमिस्ट्री के अंदर लिखे जाएंगे। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, माइनर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, या कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, ये इंटरमीडिएट डिसाइड करेंगे। देखो जब ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होते हैं
वो ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे, जो लेस स्टेबल इंटरमीडिएट है उनका लेस प्रोडक्ट बनने वाला स्टूडेंट्स। तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स विच विल डिसाइड द नेचर एंड द type of the product which will be produced in an organic reaction। तो आपको बात समझ में आई कि जो चीजें स्टेबल होती हैं स्टूडेंट वही बनेंगी, जो स्टेबल नहीं है वो कैसे बनेंगी, वो तो अनस्टेबल हैं, टूट जाएंगी। तो यहाँ पर ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बनेंगे, जितने ज्यादा स्टेबल होंगे इंटरमीडिएट उतने ज्यादा वो प्रोडक्ट बनाएंगे, और जो लेस स्टेबल वाले भी बनेंगे लेकिन उनके माइनर प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, ये कह रहे हैं। तो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स which will describe the reactions will be the mechanism of the reaction। और होता क्या स्टूडेंट्स, जितनी भी रिएक्शंस होती हैं इनमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स होती हैं। क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स होती हैं स्टूडेंट। ये एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन चलते हैं। अभी हम बताने जा रहे हैं कैसे इलेक्ट्रॉन चलते हैं, कहां से आते हैं, ये सब हम अभी बताएंगे। देखो आपने स्टडी किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। बोलो भूल गए हो या याद है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में? आपको पता है कि दो टाइप के बॉन्ड आपने पढ़े थे जब केमिस्ट्री पढ़ी थी, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। यस और नो? बोलो आपने, आपको पता है कि भूल गए हो सिग्मा पाई बॉन्ड? कौन स्टूडेंट के पास आंसर है? एक सिग्मा बॉन्ड बताया था, एक पाई बॉन्ड बताया था। आपको, आपने देखा था कार्बन की वैलेंसी 4 होती है स्टूडेंट, टेट्रावैलेंट, और ये जब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी दिखाई थी? sp3। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी आपको पता है। ये सारी चीजें मैं दोबारा से बता रहा हूँ एक बार, ये सारी चीजें आपने स्टडी की स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि कार्बन जब 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है सिंगल वाले तो वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं स्टूडेंट। लेकिन जब आपने डबल बॉन्ड लिखा था ऐसे एल्कीन्स में, तो इसमें एक सिग्मा था और एक पाई बॉन्ड था। बोलो सही बताया मैंने, गलत बताया? आप इंटरेक्ट करिए मेरे साथ, यस और नो। सिग्मा पाई बॉन्ड के बारे में पता है कि नहीं पता? जल्दी बताओ। यस सर। तो अगर कोई यस हाँ, तो शाबाश, तुम मेरे साथ इंटरेक्ट करते रहो, एनर्जी को हाई रखो। मेरी एनर्जी भी हाई रहेगी, आपकी भी। समझना है, समझना है। सिग्मा बॉन्ड होते हैं स्ट्रॉन्ग और स्टेबल, वो तो चलेंगे नहीं, पाई वाले चलेंगे। तो पाई वाला जो बॉन्ड है ना वो मूव कर जाएगा। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एलपी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये चलेंगे। ये पाई वाले लोन पेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं, लोन पेयर वाले पाई में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये वाले इलेक्ट्रॉन मोबाइल होते हैं, मोबाइल होते हैं। ये बॉन्ड के अंदर इन्होंने बॉन्ड नहीं फॉर्म किया हुआ, ये वीक है पाई बॉन्ड, और लोन पेयर अभी भी अवेलेबल है, तो वो मूव करेगा ऑर्गेनिक की रिएक्शंस में। और समझिए कि जब कोई रिएक्शन होगी, क्यों होगी? देखो अगर मैंने ये लिखा स्टूडेंट, ये वाला कंपाउंड लिख दिया, अब मेरे साथ ध्यान देना, अटेंशन देना, सारी बातें समझ आ जाएंगी, जरा बस जो पूरा दिमाग लगाना है, समझना है। ये बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है यहाँ? 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है ये बॉन्ड टूटने वाला है जब रिएक्शन शुरू होगी, और कोई मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। क्या होगी? बॉन्ड ब्रेकिंग। और स्टूडेंट जब ये बाहर चले जाएगा तो तुम कह रहे हो सर जी OH माइनस आया था इसके अंदर, तो बॉन्ड फॉर्मेशन भी होगी। बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन, ये सब चीजें होंगी स्टूडेंट्स जब रिएक्शन होगी। यस और नो? बात बताओ कि कोई भी रिएक्शन करते हो क्या उसमें बॉन्ड टूटते हैं? यस और नो? यस सर। और नए बॉन्ड बनेंगे तभी तो प्रोडक्ट बनेंगे। यस और नो? यस सर। यस यस सर, वेरी गुड। मेरे साथ चलते रहो, हाँ मेरे साथ इंटरेक्ट करो। एनर्जी एनर्जी है तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर भी। तो बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड बनेंगे, तभी तो रिएक्शन होगी स्टूडेंट्स। अब बॉन्ड टूटने के लिए तो एनर्जी चाहिए, ऐसी थोड़ी कोई चीज टूटेगी। बोलो एनर्जी चाहिए कि नहीं बॉन्ड तोड़ने के लिए? यस सर। और बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी स्टूडेंट। ये सारी चीजें हैं, इसीलिए तो एनर्जी होती है। तो इसको हम कह रहे हैं बॉन्ड क्लीवेज। देखो यहाँ पे मैंने लिखा ए सीक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप describing detail of electron movement
energetics during bond cleavage and bond formation and rates of transformation of reactants into products is referred to as reaction mechanism. तो समझ में आ रही है कि केमिस्ट्री की रिएक्शंस में बॉन्ड टूटने वाले हैं और नए बॉन्ड बनने वाले हैं। इंटरमीडिएट में हम दिखाएंगे कि ये बॉन्ड टूट रहा है और नया बन रहा है, टूट रहा है और बन रहा है। तो वो एक ट्रांजिटरी स्टेट होती है, शॉर्ट पीरियड के लिए बनती है। प्रोडक्ट में ये आइसोलेट नहीं किए जा सकते, लेकिन कुछ मशीनें होती हैं जिससे हम उन्हें देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत सारी चीजें हम देख सकते हैं सिर्फ मशीनों से। साइंस के अंदर मैं इलेक्ट्रॉन को आंखों से थोड़ी देख सकता हूँ, लेकिन मशीनें तो हैं जिससे हम देख सकते हैं। तो हम, हमारे पास कुछ ऐसे मशीनें होती हैं जिनसे हम इंटरमीडिएट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो हमें फिर पता लग जाएगा रिएक्शन कैसे हो रही है। तो यही चीजों की स्टडी जो है हमारी फंडामेंटल जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो, सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो ड्यू टू ओवरलैप अलोंग द एक्सिस होते हैं। जो ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है सिग्मा बॉन्ड में, तो वो तो मूव नहीं करेंगे, वो तो सिर्फ टूटेंगे जब एनर्जी सप्लाई करूंगा। और जो मोबाइल वाले हैं वो पाई वाले हैं या लोन पेयर वाले हैं जो मूव करेंगे रिएक्शंस के अंदर। तो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट्स होने वाली हैं जब रिएक्शंस होंगी। आपको पता है न्यूक्लियस के जो पार्टिकल हैं वो तो जुड़े हुए हैं, वो तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन बाहर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही चलते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बार बार हम केमिस्ट्री में बताते हैं। तो यहां तक की स्टोरी हमें समझ में आई कि जो भी रिएक्शन होगी, ये मैंने दिखाई थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक एग्जांपल आपको दिया था। स्टूडेंट्स, तो हमें रिएक्शन को समझना है। फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ये है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस कैसे हो रही हैं, इंटरमीडिएट्स कौन से बनेंगे, ये हम देखना चाहते हैं। देखो मेरे साथ चलते रहो, कॉपियों और पेन को अपने पास रखो। कलर्ड पेन, कितने कलर्ड पेन यूज कर रहे हो बताओ मेरे को। स्टूडेंट्स, आपके पास कितने कलर्ड पेन्स हैं? ब्लैक, ब्लू। अरे 3-4 कलर्ड पेन रखा करो, और जैसे मैं लिखता हूं तुम भी लिखते रहो। जितना ज्यादा हम समझेंगे, जितना ज्यादा अपने हाथ से लिखेंगे, वो तुम्हारे नोट्स बन जाएंगे। और ये रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब में आपको मिल जाएगी। आज की भी जो मैं तुमसे कर रहा हूँ वो मैं बता देता हूँ कौन से चैनल में मिलेगी। मेरे पास ऑलरेडी 400 वीडियो हैं उसमें तुम्हारे कोर्स की, तुम उनको देख लेना और उसको सब्सक्राइब कर लेना। बहुत काम के हैं सारे लेक्चर्स, मेडिकल के लिए, नॉन मेडिकल के लिए। तो आज वाला भी वीडियो उसमें तुम्हें मिल जाएगा कल तक। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने नोट्स बनाएंगे, कलर्ड पेन्स का यूज करेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट, उनको रेड कलर से, ग्रीन कलर से ऐसे नोट करके रख लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर्स जो पिछले साल में आए थे और इम्पोर्टेंट होंगे, उनका भी डिस्कशन होगा मेरे लेक्चर्स में। और एंड तक तुम्हें सारे क्वेश्चन आंसर पता लग जाएंगे। और सारी एनसीईआरटी की किताब को मैं डी कोड कर दूंगा, सारा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको लाइन बाय लाइन, और सारे क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व कर दूंगा। आप मेरे साथ मिलके करेंगे मतलब, ताकि आपका सारा जो कोर्स है वो चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता लगा कि मैकेनिज्म क्या होता है रिएक्शंस का। अब आगे चलते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड। अगर कोई डाउट होगा मैं उनको फिर दोबारा किसी और लेक्चर में पढ़ा दूंगा। व्हाट इज अ सिग्मा बॉन्ड, व्हाट इज अ पाई बॉन्ड, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब देखो स्टूडेंट्स, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तुम्हें बता रहे हैं। यहाँ पर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर है, मैं बोल रहा हूँ फिशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। देखो कि आपको पता लगा कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकिंग होएगी, मतलब क्लीवेज होगा बॉन्ड का। क्लीवेज का मतलब क्या होता है? बॉन्ड टूटेगा स्टूडेंट। अब बॉन्ड का क्लीवेज कैसे हो सकता है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? दो टाइप के क्लीवेज होते हैं स्टूडेंट्स, एक होता है हेटेरोलिटिक क्लीवेज, एक होता है होमोलिटिक क्लीवेज। तो स्टूडेंट्स बताओ, केमिस्ट्री में होमो का वर्ड मैं बहुत यूज करता हूं, मैं यूज करता हूं होमो। देखो मैंने कहा होमो क्लीवेज, अब मैंने लिखा है होमोलिटिक क्लीवेज। स्टूडेंट्स अब बताओ जल्दी से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोलिटिक क्लीवेज? कौन बताएगा? मेरे साथ इंटरेक्ट करो, पार्टिसिपेट करो, यही तो लर्निंग एक ही है। एटम का क्लीवेज हो जाएगा। क्या होगा होमोलिटिक क्लीवेज में? सेम एटम का
विवेच होगा। होमो का मतलब जब कभी भी मैं केमिस्ट्री में होमो यूज करूंगा तो मतलब सेम, होमो का मतलब सेम। देखो कि आपके पास एक बॉन्ड है स्टूडेंट, यहां पर एक्स और वाई, ये दो एटम है, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यस और नो। यस सर। अब होमोलिटी का मतलब है दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, इस तरह से बॉन्ड टूटेगा स्टूडेंट्स की दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो सेम एक इलेक्ट्रॉन एक ले गया, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा ले गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, होमोलिटिक क्लीवेज। और मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है हाफ एरो से, पूरा एरो नहीं दिखाया। इसे क्या बोलते हैं, फिश हुक एरो। इसे क्या बोलते हैं, फिश हुक एरो। मतलब एक आधा एरो दिखाया गया है स्टूडेंट, यहां देख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, और ऐसे स्थिति में मैंने यहां पे दिखाया है, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स ले गया, एक वाई ले गया, तो ऐसे केस में जो मिलता है उन्हें बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स मिल गए। एक एक इलेक्ट्रॉन जब जब किसी एटम या स्पीसीज पर एक इलेक्ट्रॉन होता है उसे क्या बोला जाता है, फ्री रेडिकल्स। इसे ऑड इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो ऐसा फिशन इसे बोलते हैं होमोलिटिक फिशन। यहां पर भी हमने होमोलिटिक फिशन दिखाया है, आप देख रहे हैं, एक वन इलेक्ट्रॉन गोज टू एक्स, वन इलेक्ट्रॉन गोज टू आर, एंड यू विल गेट एल्काइल फ्री रेडिकल एंड एक्स फ्री रेडिकल। ये इंटरमीडिएट्स होते हैं स्टूडेंट्स, जिन इंटरमीडिएट्स की बात मैं तुम्हें बता रहा था रिएक्शन में। ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, और ये इनके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन मैंने एक डॉट लगाया है, जिसका मतलब ये फ्री रेडिकल्स हैं, और ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, बहुत फास्ट रिएक्ट करेंगे, और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाद एकदम कहीं ना कहीं ये रिएक्शन कर जाएंगे। तो लेकिन होमोलिटिक फिशन के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स, यस और नो, बोलो यस और नो। तो एनर्जी कहां से आएगी, देखो अगर हमें होमोलिटिक फिशन करना है तो लाइट की जरूरत पड़ जाएगी। आपने देखा है यहां पर मैंने लिखा है, क्या लिखा है, हीट और लाइट। हीट और लाइट मैंने लिखा है स्टूडेंट, देखो यहां पर हीट या लाइट की जरूरत पड़ेगी तो ये टूट जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा स्टूडेंट, और रेडिकल्स बन जाएंगे। तुम मुझे एग्जाम्पल बता सकते हो ऐसी रिएक्शन का जो तुमने स्टडी की थी, जिसमें होमोलिटिक फिशन हुआ था, जिसमें फ्री रेडिकल रिएक्शन हुई थी? कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन स्टूडेंट? बताइए कोई रिएक्शन जिसमें फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हुए, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। आपका समय होता है 1 मिनट का मेरे साथ, उसके बाद आपका जवाब फिर मुझे आंसर करना पड़ेगा। बोलो, गिव मी एन एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन। कौन सी ऐसी रिएक्शन आपने स्टडी की स्टूडेंट जिसमें फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हुए थे? कौन बता रहा? हु इज आंसरिंग द क्वेश्चन स्टूडेंट, जल्दी बताओ। देखो आपको सोचना है, मेडिकल में जा रहे हो, जी में जा रहे हो, आईआईटी का पेपर दे रहे हो, 12th सीबीएसई का पेपर दे रहे हो, वी हैव टू थिंक 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 एंड सोचिए सोचिए, आंसर मिलेगा। अरे एक रिएक्शन पढ़ी थी आपने, क्या पढ़ी थी, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बोलो, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स रिएक्शन पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी स्टूडेंट? पढ़ी थी सर। याद करना है स्टूडेंट, रिवाइज करना है, हर सारे नोट्स अच्छी तरह से बना लो। आपने कहा था ये लो CH4, और आपने इसमें डाली Cl2, लेकिन आपने देखा होगा रिएक्शन के ऊपर Hμ लिखा होता है। ये क्या होती है स्टूडेंट, ये लाइट एनर्जी होती है, ये नहीं डालूंगा तो रिएक्शन होगी नहीं। तो इसमें क्या हुआ था, आपने कहा सर क्लोरीनेशन हो गई थी, क्लोरीनेशन हो गई, लो भाई ये वाला प्रोडक्ट बन गया था और HCl बन गया। अब ये रिएक्शन कैसे हुई थी, इसका क्या मैकेनिज्म था स्टूडेंट्स? ये एक होमोलिटिक फिशन हुआ था। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे जब हम सारे चैप्टर पढ़ेंगे, चिंता मत करो, अभी समझने वाली बात है। इसका होमोलिटिक फिशन हुआ था पहले, इससे पहले क्लोरीन का होमोलिटिक फिशन हो गया था स्टूडेंट। ऐसी रिएक्शंस कितने स्टेप्स में होती हैं स्टूडेंट, कोई बता सकता है? कितने स्टेप बताए थे मैकेनिज्म में ऐसी रिएक्शन के? कौन आंसर कर रहा है इस क्वेश्चन को? 3 स्टेप। 3 स्टेप, वेरी गुड। बताइए उनके नाम। पहला स्टेप को क्या बोला था? इनिशिएशन। वेरी गुड आंसर।
इनिशिएशन में क्या कर दिया मैंने, देखो ये Cl था, ये Cl था स्टूडेंट, इसके ऊपर मैंने डाली लाइट एनर्जी या हीट किया तो एक होमोलिटिक फिशन होगा। जब हाफ एरो दिखाऊंगा तो इसका मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास आ गए, ये रेडिकल्स बन गए थे, तभी तो रिएक्शन शुरू हुई थी। उसके बाद कौन सा स्टेप दिखाया था स्टूडेंट? प्रोपेगेशन। वेरी गुड आंसर, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। किसने बताया था प्रोपेगेशन? जल्दी बताओ, नाम बताओ, कौन बता रहा प्रोपेगेशन? अपना नाम बताओ। वेरी इंटेलिजेंट चाइल्ड, प्रोपेगेशन हुआ था। तीसरे स्टेप क्या था? जल्दी बताओ, तीसरा स्टेप क्या था? Termination. वेरी गुड आंसर, गिव मी योर नेम। टर्मिनेशन इज द राइट आंसर। गिव मी योर नेम प्लीज स्टूडेंट्स। तो आप अपने आंसर के साथ अपना नाम बताइए ताकि हमें पता लगे कितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट है हमारे पास, ताकि आप देखिए अब आपको समझ आ रही है कि इस तरह से 3 स्टेप हुए और ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है स्टूडेंट। इन्हें बोलते हैं, इन्हें इनका नाम बताया गया था फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन। इन्हें चेन रिएक्शंस कहा जाता है स्टूडेंट। जब कभी भी चेन रिएक्शंस होंगी केमिस्ट्री में बहुत फास्ट होंगी, ये बहुत फास्ट होती हैं, लेकिन बिना लाइट एनर्जी के ये होने वाली नहीं है। आप इस बात को समझ गए, क्योंकि इसमें बने हैं फ्री रेडिकल्स, इसमें हुआ है होमोलिटिक फिशन। कौन सा फिशन हुआ है? होमोलिटिक। या तो लाइट एनर्जी या हीट मुझे करनी पड़ेगी स्टूडेंट। अब मैं एक और दूसरा दिखा रहा हूं स्टूडेंट, हेटेरोलिटिक फिशन। ये तुम्हें समझ में आ गया। होमोलिटिक फिशन, क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड टेक्स प्लेस इन सच ए वे ईच बॉन्डेड एटम रिटेन्स वन इलेक्ट्रॉन ऑफ द शेल। किसी को डाउट? किसी स्टूडेंट को डाउट में से बात कर सकते हैं, बात नो डाउट। ऑलराइट, कोई भी चीज डाउट रहेगा ही नहीं, सारी चीजें मैं बता दूंगा तुम्हें बिल्कुल। अब देखो हेटेरोलिटिक फिशन होगा स्टूडेंट्स। हेटेरोलिटिक फिशन में क्या होगा स्टूडेंट्स की दोनों में से एक एटम जो होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मान लो। तुम्हें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है स्टूडेंट? जल्दी बताओ, 1 मिनट का वक्त है। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? कौन बता रहा है आंसर? सारी केमिस्ट्री रिवाइज हो जाएगी। Capacity to gain electrons. ओके, वेरी गुड आंसर गिवन, वेरी इंटेलिजेंट। देखो एक दो हमने एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेबल है स्टूडेंट जिसे पॉलिंग ने दिया था। पॉलिंग स्केल तुम देखोगे ना, पॉलिंग, वो सारी चीजें मैं तुम्हें बता दूंगा, मेरे पास सब आएंगी। तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, उसके पास ज्यादा पावर है इलेक्ट्रॉन खींचने की स्टूडेंट। जब आप पीरियड में जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ती है या कम होती है? जल्दी बताओ। एक क्रॉस द Increase. एक्सीलेंट आंसर। सारी केमिस्ट्री देखो कितनी आसानी से हम सीख सकते हैं। लर्न करना है, लर्न करना है, रट्टेबाजी नहीं, लर्न करना है। देखो मेरे साथ सब लर्निंग। तो पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक बढ़ती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स? बोलो। Chlorine. हेलोजन वाले, हेलोजन Chlorine. ग्रुप कौन सा है? वो ग्रुप 17। 17. थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है स्टूडेंट। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं। क्यों खींच लेते हैं? High electronegativity. इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है? NH2NP5 है, एक इलेक्ट्रॉन कम है 8 से, तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद इनर्ट गैस होती है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। सही है कि गलत है? मैं गलत करूं तो बता देना, मेरे से कई बार मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट्स। आप मेरे साथ इंटरेक्ट करते रहिए, बस मेरे साथ बोलते रहिए, चलते रहिए, क्वेश्चन पूछते रहिए मेरे साथ, मैं भी क्वेश्चन पूछता हूँ और आप मेरी हेल्प करते रहिए, तब केमिस्ट्री याद हो जाएगी। तो आपको पता लगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा है भाई वो तो इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। यहाँ पर देखिए एक कंपाउंड मैंने दिखाया है, ब्रोमोमीथेन। बताओ Br ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या कार्बन? बोलो जल्दी। Br। तो इसने क्या किया कि दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चले गया, तो इसको क्या मिल गया फिर? ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या बन गया? माइनस बन गया। इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड टूट गया, दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले गया। तो अब इस फिशन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हेटेरोलिटिक फिशन। और इसको क्या बोलते हैं? कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है स्टूडेंट, उसे क्या बोलते हैं? जल्दी। Carbocatine. कार्बोकेटाइन। करेक्ट आंसर गिवन बाय द स्टूडेंट्स। तो ये कार्बोकेटाइन बहुत काम का है, ये एक इंटरमीडिएट होता है स्टूडेंट। मैंने बताया था रिएक्शन के लिए इंटरमीडिएट की जरूरत पड़ेगी, तो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन गया। अगर ज्यादा स्टेबल होगा तो वो ज्यादा बनेगा और कम स्टेबल होगा तो वो कम बनेगा।
तो फिर देखेंगे किस टाइप के प्रोडक्ट्स बनेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब ऐसे इंटरमीडिएट बनेंगे। ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनेगा क्योंकि ये इंटरमीडिएट है। अब ये देखो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो एटम है ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दे कार्बन को, मतलब ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो अब क्या होगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया स्टूडेंट्स, तो इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और Z के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसको क्या बोलते हैं? कार्बन आयन। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, वेरी गुड, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। करेक्ट आंसर, इसे कार्बन आयन कहते हैं स्टूडेंट, ये कार्बन आयन बन गया। अब बताओ मुझे एग्जांपल बताओ ऐसे एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं। बताओ कोई एग्जांपल किसके पास है? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं यूज करने जा रहा हूँ। OH। तुम्हें ऑलरेडी पता है इसका कि ऐसा कौन से एलिमेंट होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। बोलो कौन इलेक्ट्रॉन देते हैं केमिस्ट्री में? कौन से एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन से हैं बताओ केमिस्ट्री के अंदर जो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे? किसको बताए? जल्दी बताओ, थोड़ा समय है, आपको पता तो है। अरे मेटल क्या करते हैं? मेटल इलेक्ट्रॉन लेते हैं देते हैं? जल्दी बताओ। लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल लूज इलेक्ट्रॉन, तो फिर मेटल जो होंगे वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो कौन कौन से मेटल? मैग्नीशियम। हाँ वेरी गुड, आपने देखो आपको सारा याद आ जाएगा। ये आपने इस रिएजेंट का नाम सुना है, ये केमिस्ट्री में बहुत यूज होता है, इसका क्या नाम है? जल्दी बताओ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आंसर, करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बहुत यूज करता हूं मैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये मैग्नीशियम क्या होता है, ये पॉजिटिव हो जाता है, ये नेगेटिव होता है, और ये भी नेगेटिव हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है, समझे? तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन देने की पावर है, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव तो रिएक्शंस में ये यूज हो जाएंगे। इसे बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप देख रहे हैं तो मैंने दिखाया कि कार्बन आयन वही बनने वाले हैं केमिस्ट्री के अंदर एज इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमने 2 टाइप के फिशंस दिखाए, एक होमोलिटिक, दूसरा हेटेरोलिटिक। होमोलिटिक में बने रेडिकल्स, क्या इनके ऊपर कोई चार्ज है? यस और नो, जल्दी बताओ। कोई चार्ज नो दिखाया सर। मैंने? नो सर। तो ये नॉन पोलर है, ये क्या है? नॉन पोलर। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये स्टेबल हो जाएंगे, ये नॉन पोलर है। क्या है? नॉन पोलर है। आपको पता है पोलर और नॉन पोलर में क्या डिफरेंस होता है? ये नॉन पोलर है स्टूडेंट्स। कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट का नाम बताइए फिर, बताओ कौन से नॉन पोलर सॉल्वेंट केमिस्ट्री में यूज होते हैं? ये नॉन पोलर हैं, फ्री रेडिकल वाले नॉन पोलर हैं स्टूडेंट्स। कौन सा नॉन पोलर का सॉल्वेंट केमिस्ट्री में मैं यूज करता हूं स्टूडेंट्स? अरे बेंजीन क्या पोलर है या नॉन पोलर है? जल्दी बताओ। नॉन पोलर। यस, बेंजीन है, CCl4 है, क्लोरोफॉर्म है, टेट्रा कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। ये वाले जो होते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान होता है, ये सारे हम यूज करेंगे, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। ऐसी रिएक्शन नॉन पोलर सॉल्वेंट में मतलब स्टेबल हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पे कोई आयंस नहीं बने, लेकिन यहाँ पर आयंस बन रहे हैं स्टूडेंट। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं जिनमें आयंस बनते हैं? ये वाली कौन सी रिएक्शन होगी? ये पोलर रिएक्शंस होती हैं। क्या होती है? पोलर, आयनिक है ये। इनमें आयंस बने हैं, यस और नो? प्लस माइनस बने? तो प्लस माइनस कौन से सॉल्वेंट में बनेंगे? हेटेरोलिटिक। हेटेरोलिटिक फिशन में कौन सा सॉल्वेंट होगा जो स्टेबल करेगा इनको? पोलर सॉल्वेंट। यस, पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट का नाम बताओ, कौन सा पोलर सॉल्वेंट तुम केमिस्ट्री में यूज करते हो? बताओ पोलर सॉल्वेंट कौन से होते हैं जो पोलर होते हैं? कौन सा है सबसे ज्यादा? तो तुम वही यूज करते हो पोलर सॉल्वेंट स्टूडेंट्स, जल्दी बताओ, 30 सेकंड का वक्त है। पोलर सॉल्वेंट का नाम बताओ। है कौन सा बताया? वाटर। वाटर। HCl। वाटर है, अल्कोहल है, वाटर, अल्कोहल, एसीटोन, इनमें ऑक्सीजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और वाटर में हाइड्रोजन पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव है। तो ये पोलर सॉल्वेंट्स हैं, इनका यूज हम करते हैं। ये आयनिक रिएक्शंस के लिए काम आएंगी क्योंकि ये आयंस को स्टेबलाइज कर लेती हैं, आयंस को हाइड्रेट कर देती हैं,
आयंस को अपने मॉलिक्यूल्स को सराउंड कर लेती हैं, आपको पता है, तो ये स्टेबल हो जाते हैं। क्या होते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। जो चीज स्टेबल होती है वो फिर आगे प्रोडक्ट्स बनाएगी। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ मेरे को, सबको समझ आ गई स्टोरी? Yes, sir. तो वेरी गुड स्टूडेंट, तुम कितना अच्छा इंटरेक्ट करते हो मेरे साथ कि दो टाइप के फिशन है, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक, और दोनों की कंडीशंस भी हैं, कौन से सॉल्वेंट में कौन सी चीज बनेगी ये हमें पता लग गया ऑर्गेनिक रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए। आपने ये सारा नोट कर लिया तो मैं आगे चलूंगा। कर लिया नोट? Yes, sir. बोलो। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते Yes, sir. हो। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद मी। आगे आगे देखो, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या हुआ है? हाँ जी, क्या क्या क्वेश्चन है बताओ? लेविश, क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? जल्दी बोलो। कोई क्वेश्चन है लेविश? तुमने अपना रेज किया नो है? सर, बाय मिस्टेक हो गया था। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब देखो कि मैंने बताया तुम्हें कार्बोकटायन बन जाते हैं स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है। कार्बोकटायन आराम से समझना, कोई जल्दी नहीं, देखो समझो। कार्बोकटायन का मतलब तुमने ऐसा बताया कि देखो 3 बॉन्ड बने हुए थे कार्बन के, ये 3 बॉन्ड होते हैं कार्बन के, 3 बॉन्ड है स्टूडेंट। मान लो मैं इसको आर भी लिख सकता हूँ, इसको एच भी लिख सकता हूँ, ऐसे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर तुमने कहा कि एक प्लस चार्ज आ गया, क्यों आ गया? देखो एक फॉर्मल चार्ज होता है, उसका भी मैं लेक्चर तुम्हें एक दे दूंगा बताने के लिए कैसे निकालते हैं। फॉर्मल चार्ज एटम के ऊपर निकालने का एक तरीका होता है। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन के? फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई 2। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के 4 होते हैं, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, 0 है। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1 2 3, मतलब 6/2, तो इसके ऊपर +1 चार्ज आएगा। ये मैंने एक फार्मूला बता दिया तुम्हें, इसके ऊपर भी मैं पूरा लेक्चर देके आपको समझाऊंगा, हर चीज को समझ लो। ये फॉर्मल चार्ज +1 है इस कार्बन के ऊपर, ये कार्बोकटायन है स्टूडेंट। कोई बता सकता है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? जल्दी बताओ, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोकटायन? sp3 sp sp तो गलत आंसर है, और कोई बताए? sp3. व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोकटायन स्टूडेंट? sp2 sp2 बिल्कुल सही आंसर दिया, sp2। देखो कैसे निकालते हो हाइब्रिडाइजेशन। अरे ये लोग कार्बन का तुमने कौन सी स्टेट दिखाई थी? ये 2s और 2p, कितने इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट में? 4। बोलो, ये एक्साइटेड स्टेट है कार्बन की, यस और नो स्टूडेंट्स? इसमें कोई डाउट है किसी को? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें पता ही है कार्बन की, 1s2 2s2 2p। बोलो मैंने सही लिखा गलत लिखा? एक्साइटेड स्टेट कार्बन की आ गई। अब कार्बन इसमें 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, कितने? 1 2 3, तो sp2 sp2 ये 3 यूज होने वाले हैं, sp2। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, प्लस चार्ज है ना, प्लस चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन तो ये लूज कर चुका। क्या कर दिया इसने? लूज कर दिया, तभी तो प्लस आएगा। बोलो यस और नो, जल्दी बताओ। yes sir Yes, sir. ये वाला इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर गया, तो इसके पास 3 रह गए। अब ये एम्प्टी है, ये वाला p ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल होते हैं स्टूडेंट, 2px 2py और 2pz, ठीक है। ये दोनों यूज हो गए हैं, ये वेकेंट है, ये खाली है, इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर चले गया। तो फिर इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट? देखो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एक ऑर्बिटल इसका खाली पड़ा हुआ है, ये वेकेंट है, ये वाला इसका खाली है स्टूडेंट्स, ये वाला p ऑर्बिटल खाली है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है स्टूडेंट, 2pz वाला, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन मैंने नहीं दिखाया। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है और 3 हाइड्रोजन इसके साथ ज्वाइन कर जाते हैं। देखो एक sp2 और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल होता है? s। हाइड्रोजन का क्या है? 1s1। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, तो ये एक बॉन्ड बन गया, ये एक बॉन्ड बन गया sp2s, ये भी एक बॉन्ड बन गया sp2s। तो एक खाली पड़ा हुआ है, ये एम्प्टी वाला है, ये कौन सा है? एम्प्टी।
ये वाला एम्प्टी जो मैंने दिखाया है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है स्टूडेंट, कार्बोकेटायन, इसकी शेप मैंने तुम्हें दिखाई। और ये डैश लाइन क्यों दिखाई, ये वेज्ड क्यों दिखाया, मुझे कौन बताएगा, जल्दी बताओ। एक बॉन्ड मैंने वेज वाला दिखाया है, डार्क वेज। Dark wedge is for outside outside the paper. देखो जब ऑब्जर्वर होता है, जो ऑब्जर्वर होता है, ये 3 डायमेंशनल चीजें होती हैं, ये ऑब्जर्वर की तरफ है और वो ऑब्जर्वर के पीछे है। जो मैं यहां से देख रहा हूं ना स्टूडेंट्स, तो ऑब्जर्व कर रहा हूं, वो मेरी तरफ आ रहा है, और जो डैश्ड वाला होता है वो पीछे जा रहा है, बैक साइड पर है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल पिक्चर है स्टूडेंट, 3 डायमेंशनल पिक्चर है। ये वाला उसी प्लेन में है, ये वाला CH उसी प्लेन में है। समझ में आई कि ये खाली है, ये खाली है। तो यहाँ पर हमने तुम्हें बताया कि कार्बोकेटायन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है स्टूडेंट, और यहाँ पर तुम देख रहे हो कि बॉन्ड कैसे बनाए हैं मैंने। इसमें किसी को कोई डाउट है, बताओ, बोलो, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? No, sir. यस और नो? No, sir. No, sir. तो No, sir. हाइड्रोलिसिस फिशन में कार्बोकेटायन बन गया स्टूडेंट, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो अब हमें देखना है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये बोर्ड में बहुत बार आता है। बताओ कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के बारे में। देखो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 3 टाइप के कार्बोकेटायन होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको पता है? 3 डिग्री, 2 degree. 2 डिग्री और 1 डिग्री। ये इसे क्या बोलते हैं? टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। बोलो, इसके बारे में पता है कि नहीं पता? Yes, sir. किसी स्टूडेंट को डाउट? जब एक कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा होगा पॉजिटिव चार्ज वाला, तो वो टर्शरी होगा। पॉजिटिव चार्ज कार्बन वाला 2 के साथ जुड़ा होगा तो वो सेकेंडरी होगा। पॉजिटिव वाला 1 के साथ जुड़ा होगा तो प्राइमरी होगा स्टूडेंट्स। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप के होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। और बताओ हुई इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे। व्हाट विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द कार्बोकेटायन स्टूडेंट्स? Tertiary. बताओ इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? 3 degree. कौन बताएगा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री या 1 डिग्री? 3 degree. 3 degree. 3 डिग्री। वेरी करेक्ट आंसर गिवन बाय द स्टूडेंट्स। टेल मी द रीजन, टेल मी द रीजन स्टूडेंट, रीजन बताएंगे क्यों 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री मोर स्टेबल देन 1 डिग्री? बताइए रीजन, जल्दी से बताइए, 1 मिनट का समय मिलेगा आपको। Plus 5. Major. व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? Major product. Alkane. Bulky groups. बल्कि ग्रुप नहीं है, स्टेरिक फैक्टर नहीं है स्टूडेंट। हम पढ़ाएंगे आपको, इंडक्टिव इफेक्ट बनाएंगे और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी बताएंगे स्टूडेंट। तो इनकी जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो किसके कारण होता है? देखो यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप होते हैं, R ग्रुप जो होते हैं, ये मिथाइल ग्रुप जो लगे हुए हैं स्टूडेंट, मिथाइल ग्रुप जो लगे हुए हैं, इनका प्लस I इफेक्ट होता है। क्या होता है? ये प्लस I इफेक्ट होते हैं स्टूडेंट। ये I का प्लस I इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रॉन जब ये छोड़ेंगे तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, जितने ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं। इलेक्ट्रॉन, अभी ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, इसके बारे में भी डोंट वरी, मैं बता दूंगा। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं। तो 2 फैक्टर्स हम पढ़ेंगे स्टूडेंट, इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम पढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन। ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारी चीजें आएंगी, आने वाले लेक्चर्स में मैं सारा बता दूंगा। तो आपको पता लगा कि जो 3 डिग्री है वो मोर स्टेबल देन 2 डिग्री है, 2 डिग्री मोर स्टेबल देन 1 डिग्री है, और ये मिथाइल का कार्बोकेटायन है। इसको मैं 0 डिग्री भी लिख सकता हूँ, 0 डिग्री भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑर्डर दिखाए हैं। ये देखो 3 कार्बन पॉजिटिव चार्ज, 3 कार्बन वाला मोस्ट स्टेबल, 1 कार्बन के साथ 2 लगे वो सेकेंडरी, 1 कार्बन के साथ 1 कार्बन प्राइमरी, 1 कार्बन सिर्फ 1 ही है, ये 0 वाला है। तो हम ये कह सकते हैं चार्ज जो होता है स्टूडेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे लाल पेन से नोट किया जाए।
जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी स्टेबिलिटी कम होगी। इसलिए इंटरमीडिएट में, कोई इंटरमीडिएट में चार्ज ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। देखो जिसका चार्ज कम हो जाएगा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। या तो चार्ज को कम करो या चार्ज को डीलोकलाइज कर दो, डिस्पर्स कर दो, मूव कर दो। ये सारी चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री में। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी की बात चल रही है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात चल रही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है पेपरों में, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। और ये लास्ट में मिथाइल का कार्बोकेटाइन स्टूडेंट, इसे 0 डिग्री भी कह रहा हूँ मैं, 0 डिग्री भी कह रहा हूँ। तो ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है। इसके रीजंस होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन, जिसको हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स इन द कमिंग लेक्चर्स। तो जितना ज्यादा चार्ज किसी आयन पे होगा उतना वो लेस स्टेबल होगा, उतना वो मोर रिएक्टिव होगा। जितना कम चार्ज होगा स्टूडेंट उतना वो मोर स्टेबल होगा। ये हम बता रहे हैं, ये हमने बता भी दिया। चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है यहाँ तक? बोलो, एनी डाउट स्टूडेंट्स? No, sir. No. अच्छा, No, sir. तो देखो स्टूडेंट्स, मैं तुम्हें जो बता रहा था वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स के ऊपर था। तो आज जो हमने लेक्चर में आपको बताया जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि कैसे हम डिसाइड करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन्स। तो यहाँ पर आपको कोई डाउट किसी को है तो मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो देखो मैं बता दूं कि मेरे बारे में आपको जानना है। माई नेम इज सुनील सुखरी, मुझे हो गए 30 साल। मैंने इंडिया में, यूएसए में और कई कंट्रीज में बहुत क्लासेस ली हैं। इस समय ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं मेरी बहुत जगह, मेडिकल आईटी इंजीनियरिंग की भी ले रहा हूँ। और ये एक यूट्यूब चैनल चल रहा है हमारा, आप उसको सब्सक्राइब कर लेना। और उसमें से 400 लेक्चर मिलेंगे आपको फिलहाल। केमिस्ट्री डिकोडेड 400 लेक्चर इसमें अपलोड हो चुके हैं आपके 12th के लिए, ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। और जो लोग एग्जाम दे रहे हैं जी का या मेडिकल आईआईटी का दे रहे हैं, ये चैनल है हमारा यूट्यूब जो चल रहा है, जिसमें फ्री लेक्चर्स हैं। आप किसी भी स्टूडेंट को दे सकते हैं, इनको सुन सकते हैं, और ये वाला भी लेक्चर उसमें अपलोड हो जाएगा, इसको भी सुन सकते हैं। तो आपको जब हमारी क्लास खत्म होगी वो लेक्चर भी आपको मिल जाएगा, नोट्स भी मैं दे दूंगा आपको, और कोई भी क्वेश्चन वगैरह जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको दे दूंगा। सारा कुछ आपको मिल जाएगा, उनकी प्रैक्टिस करनी है आपको। और कोई डाउट है तो लेक्चर सुन लेना यूट्यूब में। तो मैंने आपका अपना लिंक दे दिया है, केमिस्ट्री डिकोडेड सुनील सीकरी, इसको आप कर लीजिए सब्सक्राइब, तो सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। आप बताइए कैसा रहा ये सेशन आज का? बताइए मेरे साथ कैसा लगा आपको? आपको लेक्चर सही आया, अच्छा लगा या नहीं लगा? जल्दी बताओ। वेरी गुड। ठीक है, आपको मतलब लेक्चर जो अमेजिंग होना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए और आपके सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए एग्जाम के। और कोई रट्टेबाजी हम करेंगे नहीं, रटने वाली स्टोरी खत्म हो गई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लर्न करो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लर्न करो, फिजिकल केमिस्ट्री लर्न, बस न्यूमेरिकल्स जो है वो भी मैं करवा दूंगा। बस आपको लर्न करना है, कुछ नहीं करना। नोट्स बनाते रहिए, आपने कलर्ड पेन्स का यूज कीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। डाउट है तो लेक्चर को फिर सुन लेना यूट्यूब में, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ठीक है, फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स। तो आप मेरे साथ कांटेक्ट में रहिए। आई थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आया आपको पढ़ाने में। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपके पास बहुत नॉलेज है, और आप अगर इससे प्रैक्टिस करेंगे और सारी केमिस्ट्री को समझेंगे, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते, कोई डिफिकल्टी नहीं है। मैंने देखा सारा ही ग्रुप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का है, बहुत इंटेलिजेंट। धन्यवाद सर। बाय बाय, माय बेस्ट विशेस, आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट। ठीक है, Thank you, sir. okay, thank you all the students, I thank you very much. Bye bye, I will see you in my next class.